Hello guys, welcome to Snowrise Academy. It's Shreya Tanya. I am अंकित कुमार। तो जैसे कि आजकल न्यूज में छाया हुआ है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इसके मुख्य कारण क्या है, क्या इनके बीच में जो युद्ध की जो वजह है उसके बारे में हम जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का मेंबर था, लेकिन शीत युद्ध के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तो इन दोनों देश के बीच में जो तनाव शुरू हुआ, इसके जो कारण यानी इसकी जो शुरुआत कहां से हुई, तो आइए इसको जानते हैं। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में वहां के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया था। यानुकोविच को रूस का सपोर्ट था, लेकिन जबकि यूएसए ब्रिटेन प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट कर रहे थे। फरवरी 2014 में यानुकोविच को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। तो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होकर रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से जो कि क्रीमिया आइलैंड है वहां पर उसने कब्जा कर लिया और साथ ही वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। एंड वहां के अलगाववादियों ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। तो इसी के चलते हुए यूक्रेन और रसिया के बीच में काफी ज्यादा तनाव का माहौल बन गया और दोनों के बीच में लड़ाई चलती रही। क्रीमिया वही प्रायद्वीप है जिसे 1954 में वहां के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। इसी बात को लेकर 1991 में जब सोवियत संघ यूक्रेन से अलग हुआ तो दोनों में तनातनी शुरू हो गई। अब हम जानेंगे मिन्स्क समझौते के बारे में। मिन्स्क फर्स्ट यूक्रेन एंड रशिया समर्थित अलगाववादियों ने सितंबर 2014 में बेलारूस की राजधानी में 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर सहमति प्रदान की। इसके प्रावधानों में कैदी का आदान प्रदान और मानवीय सहायता की डिलीवरी और भारी हथियारों की वापसी शामिल थी। दोनों पक्षों द्वारा उल्लंघन के बाद ये समझौते शीघ्र टूट गया। मिन्स्क प्रथम टूटने के बाद मिन्स्क द्वितीय लाया गया, जो कि वर्ष 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के तहत मिन्स्क द्वितीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया था। इसे विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई की समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पर रूस यूक्रेन के प्रतिनिधियों, सुरक्षा और यूरोप के सहयोग के लिए संगठन जिसका ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE 2 रूसी समर्थक अलगाववादियों क्षेत्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। OSCE विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा उन्मुख अंतर सरकारी संगठन है, जिसके जनादेश में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकार को बढ़ावा देना और साथ में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करना है। रूस की वजह से यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा है, जबकि रूस इसके खिलाफ है। सदस्य न होने के बावजूद यूक्रेन के नाटो से अच्छे संबंध हैं। 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की स्थापना हुई थी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। ट्रीटी के मुताबिक अगर संगठन के किसी सदस्य पे तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस की मांग है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस के खिलाफ नाटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करेगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। उधर रूस की चेतावनी पर नाटो ने कहा कि रूस को इस प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार नहीं है। रूस को डर था कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है तो आगे युद्ध कभी हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। तो गाइस, अब हम जानेंगे कि भारत की इस युद्ध में क्या भूमिका रही। ना ही भारत इसके पक्ष में था और ना ही इसके विरोध में था, क्योंकि भारत ने UNSC में रूस के ना ही खिलाफ और ना ही रूस के पक्ष में वोटिंग दी। उसने वोटिंग करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। अब हम भारत के यूक्रेन और रूस के साथ रिश्तों के बारे में बात करेंगे।
तो जैसा कि हम सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के बारे में, तो 1998 यानी 1998 में जब इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान में कर रहा था, तब यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशन में यह मांग करी कि वो भारत के इस परमाणु निरीक्षण पर पाबंदी लगा दे और साथ में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ये अपने वेपन्स को सप्लाई करता है। पाकिस्तान के मोस्टली वेपन्स चाइना और यूक्रेन से आते हैं। और आप भूतकाल में कितनी भी घटनाएं देखोगे तो जनरली यूक्रेन ने हमेशा भारत के विपक्ष में ही वोटिंग की है और उसका विरोध करा है। तो अब हम बात करते हैं भारत का रिश्ता रूस के साथ। तो जब 1971 का आपको युद्ध याद होगा, जब बांग्लादेश एक नए देश के सामने, दुनिया के सामने आया था, तो उस वक्त बहुत सारे देश भारत के खिलाफ थे, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना वगैरह थी, ये सारे देश थे। तब उस वक्त अकेला रूस ने ही भारत को समर्थन दिया, भारत को सपोर्ट दिया। एक बांग्लादेश एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया। और साथ में अगर हम इंडिया का डिफेंस ट्रेड के बारे में बात करें तो भारत ज़्यादातर हथियार रूस के साथ खरीदता है एंड रूस और भारत के अच्छे संबंध हैं। और साथ ही में रूस एंड इंडिया ने काफ़ी ही ज़्यादा कोलैबोरेशन करके काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स भी बनाई है, जिनमें से एक ब्रह्मोस है। तो अभी हम यूक्रेन की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो रूस ने यूक्रेन पर काफ़ी ही ज़्यादा भारी मात्रा में उस पर हमला करा है। उसने यूक्रेन के काफ़ी ज़्यादा गैस स्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर चुका है और साथ में काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो मारे जा चुके हैं। और साथ ही में अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि हमारे इंडिया के एक स्टूडेंट है, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो गाइस, अब आप बताइए कि इस युद्ध को रोकने के लिए भारत को कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए और भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। और साथ में आप ये भी बताइए कि आखिर किस तरीके से भारत की भूमिका और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है रसिया और यूक्रेन के युद्ध में। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।